कॉरिडोर प्रीलिम्स 2021 के टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के हमने डिस्कशन की शुरुआत की थी क्वेश्चन वाइज। तो 1 से 25 हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पे जाएंगे और आगे का डिस्कशन जारी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का कंटेंट क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में ये बोला जा रहा है कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स को भाई फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? राइट्स हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे है वो भी तो राइट्स हैं, भले वो जस्टिसेबल नहीं है तो हम उनको तो फंडामेंटल राइट नहीं बोलते हैं। वाई आर वी कॉलिंग दिस फंडामेंटल राइट्स एज फंडामेंटल? दैट इज द क्वेश्चन। सो आप इसका ऑप्शन देखिए, बिकॉज दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ऐसे तो ये लक्ष्मीकांत का सीधा स्टेटमेंट उठाया हुआ कोई इशू नहीं है, आप वहां से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट सीधे सीधे लिखी हुई कि फंडामेंटल क्यों कहते हैं, लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन करना है तो सुनिए। First of all, they are guaranteed by the Constitution, which is a right statement. Against the fundamental right violation, you can use the Article 32 in Supreme Court and Article 226 in High Court. You can go for the writs and enable your fundamental rights अगर आपको उसके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो, लेकिन DPSP में आप नहीं जा सकते। So ठीक है, guaranteed by the Constitution, guaranteed है, right? DPSP आपको guaranteed नहीं है, they are not justiciable. So one reason is right. What about this? Because they are most essential for all-round development of citizens. Yes. Without fundamental rights which enable the constitutionalism, fundamental rights which give you a power against the private and state individuals in many provisions, you will not be able to develop yourself fully. If you are not able to express yourself under the right to freedom to speech and expression, अगर आप पे सेंसरशिप लग जाती है तो आपको अपने आप को डेवलप कैसे करोगे? एजुकेशनल राइट भी तो है, राइट टू लाइफ तो वही है, जिंदगी ले ली जाएगी तो आपको डेवलपमेंट की बात ही कहां से आती है? दैट्स वाई फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। बस जिंदा होने की जरूरत नहीं है, अच्छा पर्यावरण भी मिलना चाहिए, और एनवायरमेंट की बात नहीं कर राइट टू लाइफ में, यस है। दैट इज वाई फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर योर ऑल राउंड डेवलपमेंट। और ये तो यूपीएससी ने क्लियर कर दिया। यूपीएससी ने आपसे 1 साल पहले 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा कि लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन था, लेकिन उसमें एक ऑप्शन ऐसा था जिसको यूपीएससी ने भी बाद में सही बताया कि वही है कि लिबर्टी मींस दैट यू हैव द राइट टू डेवलप योरसेल्फ कंप्लीटली। आप अपनी लाइफ को अच्छे से जो है लिबरल तरीके से अपनी मर्जी से डेवलप कर सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, एंड दैट लिबर्टी इज इनेबल्ड टू यू इन द फॉर्म ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, राइट? डीपीएसपी के लिए तो आप जा नहीं सकते वहां पे, ठीक? तो ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? दे आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो फंडामेंटल हो गया? नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर आपको जुडिशियल रिव्यू का मौका देता है कि जुडिशियल रिव्यू होगा। दूसरी बात कि क्या फंडामेंटल राइट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं यार, फंडामेंटल राइट्स यू कैन सी दिस ऑप्शन इज हाउ, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो कभी भी अमेंड किया जा सकता है। कुछ फंडामेंटल राइट के फीचर हैं जैसे रूल ऑफ लॉ, उस फीचर को बेसिक स्ट्रक्चर में रखा गया, बट एंटायर आर्टिकल 14 भी बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है। नाउ यू आर कॉलिंग दैट एंटायर चैप्टर 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, व्हिच इज नॉट ए राइट फैक्ट। तो ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, तो ये रीजन कैसे हो सकता है? इजी एलिमिनेशन। अदरवाइज आप सोच के देखिए ना कि बेसिक फीचर में होने से क्या वो आपके फंडामेंटल हो गया, डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो गया? नहीं ना, बेसिक फीचर में और भी कई चीजें हैं, ठीक? तो ये इसका आंसर में 1-2 होगा। तो हम इस ऑप्शन को अगर देखें कि 26 का हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो उसे हम आंसर कर पाएंगे कि 26 का ऑप्शन देखिए 1-2 जो है ये होगा। 3 इजिली एलिमिनेट कर लिया आपने, क्योंकि सारे तो फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो जाती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बेरूबारी यूनियन केस 1960 जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे आपको करेक्ट बताना, तो पहले से डील कर लेते हैं। देखिए, बेरूबारी केस जो हुआ था, बेरूबारी केस यूनियन केस, ये हुआ था 1960 में। देखिए, इसमें आपके जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यस, इट इज ट्रू दैट एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल। इट इज ट्रू, और it is also true that when we are confused about the constitutional provision, we will see those provisions in the context of the preamble and will decide that the law is ultra vires or intra vires. Ultra vires constitution के खिलाफ, जो कि गलत माना जाएगा, null and void. intra vires जो constitution के दायरे में। तो हम प्रीएम्बल के कॉन्टेक्स्ट में कानून को देखेंगे जुडिशियल रिव्यू करते टाइम, हम प्रीएम्बल के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे। And yes, preamble is the mirror of the constitution, reflection of the constitution, summation of the constitution. But at the same time, इतनी इंपॉर्टेंस देने के बाद बेरूबारी यूनियन केस की स्ट्राइकिंग फीचर क्या है? The judges said that preamble is not the part of the constitution. क्योंकि आपको पता होगा कि प्रीएम्बल पहले एक ही दिन में हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल। इनफैक्ट प्रीएम्बल 1947 में ही अडॉप्ट किया गया था, जवाहरलाल नेहरू का जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, तो उसको 1947 में अडॉप्ट किया गया था। लेकिन इनैक्टमेंट जो की गई थी प्रीएम्बल की, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया, आगे चैप्टर डाल दिया गया प्रीएम्बल और वहां पे आया।
तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन का इनैक्टमेंट और उसके जस्ट बाद आपके प्रियम्बल का इनैक्टमेंट। तो इसको, ये वाली चीज को देख के बेरूबारी यूनियन वर्सेस बेरूबारी यूनियन केस में जो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नो, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर बट नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कब ये बोला गया प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? चले आइए केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में आपको पता है 1973 में, जिसके कि अभी बहुत लाइमलाइट में है क्योंकि केशवानंद भारती जी की डेथ हो गई है। पीटी 365 में आप पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर उसी कॉन्टेक्स्ट में। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So this was not the Berubari Union case. Berubari Union case declared that preamble is not the part of the constitution. So the first statement is wrong. Preamble is a part of the constitution said by the Supreme Court in your Keswananda Bharti case, right? First statement is wrong. What about the second? Preamble cannot be amended as it was declared to be part of the basic structure of the constitution. पहले तो केशवानंद भारती केस में ये नहीं बोला कि preamble is the part of the basic structure of the constitution. No. Secularism is basic structure. कई और वैल्यूज हैं, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, लेकिन पूरा का पूरा प्रियम्बल जिसमें कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म भी है, पूरा का पूरा प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। पहली बात तो ये, दूसरा पार्ट ही गलत है। दूसरी बात कि प्रियम्बल को अगर अमेंड नहीं कर सकते थे तो इंदिरा गांधी ने अमेंड कैसे किया? इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल में एक बार अमेंडमेंट हुआ है, वो इंदिरा गांधी ने किया था और उन्होंने सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड इंसर्ट किए थे, वन टाइम अमेंडमेंट ओनली। तो ये जो SSI आया है, अगर अमेंडमेंट नहीं होता तो कैसे आता? तो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, है ना? बेरूबारी यूनियन इज ऑल्सो नॉट राइट। तो आपका 27 का आंसर क्या होगा? डी होगा। नाइदर 1 and 2, दोनों बातें गलत है। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। प्रियम्बल के बारे में फिर से क्वेश्चन मैंने पूछा है, मैंने लाइन से पूछा, फंडामेंटल राइट, DPSP और अब प्रियम्बल पे आ रहा है। तो प्रियम्बल के बारे में क्या है स्टेटमेंट? द टर्म डेमोक्रेटिक यूज्ड इन द प्रियम्बल एम्ब्रासेस ओनली द डेमोक्रेसी व्हिच इज पॉलिटिकल बट नॉट द सोशल एंड इकोनॉमिक। नो यार, प्रियम्बल में इंडिया इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो उसके बाद जो सॉवरेन सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो वहां पे जो डेमोक्रेटिक है, दैट डेमोक्रेटिक इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन इंटरप्रिटेशन है कोर्ट वगैरह का। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी, ऑल आर 3। पॉलिटिकल वाला आपके फंडामेंटल राइट से मिल जाता है और ये दोनों आपके DPSP से मिल जाते हैं और बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी भरा पड़ा है इन चीजों से। तो प्रियम्बल में जो डेमोक्रेटिक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज नॉट ए वेरी नैरो वर्ड। The word's interpretation lies in political, social and economic democracy, all 3 of them. So the term democracy जो है यहाँ पे बस political है and हाँ ये बोल रहा है कि the term democratic used in the preamble embraces not only political democracy but also social and democracy, economic. This is right statement. हमें यहाँ पे क्या बताना है? हमें यहाँ पे बताना है select the correct options. Correct कौन से हैं? Preamble has been amended only 2 times. No, preamble has been amended only 1 time. And that amendment in the preamble was done by Indira Gandhi. कब की बात हुई तो मैं आपको बता दे रहा हूं, एक बार रेफर करके, मैं भी भूल जाता हूं। 42nd ही होगा ना, चेक कर लेते हैं। प्रियम्बल में एक बार जो अमेंडमेंट किया गया था 42nd, यस 42nd अमेंडमेंट जो 1976 का इंदिरा गांधी का बड़ा सा अमेंडमेंट था जिसमें बहुत सारी चीजें की गई थी, तो वहीं से प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट किया गया था। दैट इज द ओनली 1 टाइम अमेंडमेंट। तो कौन कौन से वर्ड आए थे? कौन कौन से वर्ड आए थे? सेक्युलर और उसके अलावा सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी। प्रियम्बल को आपको याद करना है, यहीं पे बता दूं मैं आपको, प्रियम्बल को रटवा दूं। देखिए कोई ब्लैंक पेज है क्या? थोड़ा सा आपके पास है क्या? चलिए कहां पे डालूं? ये स्पेस सही रहेगा, राइट? सो लेट्स डू इट हियर। प्रियम्बल को याद करना है, क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, इतना तो याद रहेगा। वी द पीपल ऑफ कॉरिडोर, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, यहीं पे याद रखना, S3DR। S 3 बार आएगा, उसके बाद DR आएगा। क्या है? सॉवरेन, उसके बाद सोशलिस्ट, ठीक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, कॉमा नहीं आता, प्रियम्बल में ऐसे लिखा जाता है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये 3 वर्ड आ गए तो S3 हो गया। यहां पे जो सोशलिस्ट और सेकुलर है दोनों 42nd से लाए गए हैं 1976 से, ठीक है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, बट मैंने बोला DR, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब कोई जो तानाशाह नहीं है हमारे ऊपर, राजा रानी नहीं है, प्रजा ही जो है वही रूल करती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड समथिंग समथिंग, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो S3DR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, उसके बाद डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इतना ही है क्या? उसके बाद क्या है? एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, सिक्योर व्हाट? JLEF, JLEF याद रहेगा, JLEF। जेल में क्या है?
जस्टिस कौन सा, एसीपी, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये तीनों वर्ड यूज किए हुए। जस्टिस कौन सी, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीन याद हो गए। एल लिबर्टी, TEBFW, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप, 5 लिबर्टी है, 3 नहीं है। थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, जस्टिस है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, हो गया। ई से क्या है भैया, ई से है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ व्हाट, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एसओ, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी देनी है। एंड टू प्रमोट अमंग ऑल सिटीजंस व्हाट, एफ, एफ इज फॉर फ्रैटर्निटी, और फ्रैटर्निटी में क्या है, अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इंडिविजुअल का क्या होगा, डिग्निटी, लेकिन इंडिविजुअल में यूनिटी नहीं होती, नेशन में होती। तो नेशन के लिए क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहां पे जो वर्ड आप देख रहे हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन में जो इंटीग्रिटी है वो 42nd अमेंडमेंट 1976 से। यू गॉट इट नाउ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a S3DR sovereign socialist democratic republic and to give ourselves the citizens what, JLEF, justice, liberty, equality, fraternity, justice, socio-economic, political, liberty, TEBFW, thought expression, belief, faith, worship. Then comes the equality of status and opportunity, SO, and then fraternity, individual की dignity और नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी। यहाँ पे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी तीन वर्ड जो हैं 42nd अमेंडमेंट 1976 से है। यू विल नेवर फॉरगेट दिस नाउ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। ये हो गया हमारा, 28 चल रहा था ना, हाँ। द टर्म डेमोक्रेटिक यूज्ड इन द प्रीएम्बल एम्ब्रासेस नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक, विच इज ए राइट स्टेटमेंट। एक मिनट, विच इज राइट स्टेटमेंट, ये क्या हो गया, हाँ तो ये वाला सही है, ठीक। Preamble has been amended only 2 times, not only 1 time, 1976, Indira Gandhi, 42nd. So this is wrong. Preamble is based on the objective resolution forwarded by Sir B.N. Rao. No. Based on objective resolution which was adopted in 1947, but finally preamble was enacted in 1949 just after the constitution. But this was forwarded by Jawaharlal Nehru, the very famous person. So all these 2 statements are wrong. तो 28 का आंसर क्या होगा, 28 का आंसर आपका ए, एक सेकेंड 28 कर रहे हैं ना हम लोग, 28 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक। क्लियर है आपको, चलिए आगे चलते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। इतने क्वेश्चन तो इन चीजों पे बना दिए कि बाद में क्वेश्चन बनाना मुश्किल होगा। सारे तो यूपीएससी का एक क्वेश्चन यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल दिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में खास क्या है, अब यहाँ पे मैंने बड़ा इजी काम किया आपके लिए। आपको जाके कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कराया था नहीं कराया था इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है तो उसके बारे में क्या क्या चीजें थी सुनिए। इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए सोशलिस्ट रिपब्लिक। नाउ एलिमिनेशन टेक्निक, अगर उन्होंने इंडिया को सोशलिस्ट रिपब्लिक डिक्लेयर कर ही दिया होता तो फिर 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी को यहाँ पे 40 सोशलिस्ट क्यों डालना पड़ता भाई। दैट मीन्स कि वहां पे नहीं था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में नहीं था, इनिशियल प्रीएम्बल में नहीं था, और इनिशियल प्रीएम्बल में नहीं था तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में नहीं होगा। आप इतना तो एलिमिनेशन लगा सकते हो। तो हम जानते हैं कि 1 तो नहीं था, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जवाहरलाल नेहरू का, वहां पे ही सोशलिस्ट रिपब्लिक इंडिया को डिक्लेयर नहीं कर दिया गया था। 1976 में इंदिरा गांधी के अमेंडमेंट द्वारा किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फर्स्ट इज रॉन्ग। नाउ सी द माय ऑप्शंस आई हैव सेट। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। यू आर लेफ्ट विथ ओनली 2 and 3 विच इज राइट ऑल्सो। उसमें माइनॉरिटीज के लिए, बैकवर्ड और ट्राइबल एरिया के लिए प्रोटेक्शन की बात की थी उस प्रीएम्बल के आपके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ की बात की थी। ओके, तो दिस इज द आंसर। 29 का आंसर बी हो जाएगा। और एलिमिनेशन की टेक्निक मैंने आपको बता दी। पहले वाले हमको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो रट लीजिए आज से कि माइनॉरिटी, बैकवर्ड और ट्राइबल एरिया के लिए वहां पे प्रोटेक्शन की बात की गई थी, ठीक है। 29 के बाद हम 30 करते हैं। 30 में भी प्रीएम्बल। फर्स्ट स्टेटमेंट, ये लक्ष्मीकांत से उठाया हुआ स्टेटमेंट है। प्रीएम्बल वाज इनैक्टेड आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड 1949, ठीक है। विंटर का महीना कितना महीना था भाई, 26 नवंबर 1949, राइट। 26 नवंबर 1949 को जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जब इनैक्ट हो गया तो उसके जस्ट बाद फिर प्रीएम्बल आगे जोड़ दिया गया, जो कि पहले ही अडॉप्ट कर लिया गया, तो जोड़ दिया गया। जैसे आप प्रीफेस नहीं बुक में लिखने के बाद ऐड करते हो, तो ये जोड़ दिया गया। तो वहां से जो है प्रीएम्बल वाज इनैक्टेड आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड, व्हिच इज ए राइट स्टेटमेंट, राइट। फर्स्ट इज राइट। प्रीएम्बल इज प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। क्या ऐसा है क्या? अरे भैया, फंडामेंटल राइट तो समझ में आता है, बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आता है। ये डीपीएसपी और ये फंडामेंटल ड्यूटी और ये प्रीएम्बल, ये कौन सा प्रोहिबिशन है? ऐसा कुछ नहीं, ये जस्टिसिएबल है ही नहीं। उसमें जो वैल्यूज हैं, आपको क्या लगता है प्रीएम्बल में वैल्यूज लिखे हुए हैं, आप उसके खिलाफ वैल्यूज को कुछ बना दोगे तो चलेगा?
चलेगा अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजन को, फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा हो तो ठीक है। प्रीएम्बल कोई प्रोहिबिशन नहीं है पावर ऑफ द लेजिस्लेचर पे। कोई ऐसा कानून नहीं है कि इंडिया में कानून नहीं बन सकता कि प्रीएम्बल पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है। नॉट ए प्रोहिबिशन, राइट, नॉट ए प्रोहिबिशन। सो प्रीएम्बल इज नॉट ए प्रोहिबिशन ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कैन इनैक्ट ए लॉ एंड प्रीएम्बल विल नॉट कम इन द क्वेश्चन। प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं भैया, केशवानंद भारती केस, बेरूबारी में तो बोला कि नहीं पार्ट नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती में बोला ना पार्ट है, तो फाइनल स्टेटमेंट तो केशवानंद भारती की आएगी ना। 1973 का जजमेंट था, बेरूबारी तो 1960 का था। तो प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर ए होगा, 1 ओनली, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 31। इसमें 3 स्टेटमेंट हैं और देखते हैं इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि सही गलत क्या पूछ रहे हैं। आपको करेक्ट बताने, राइट, तो करेक्ट बताने। और हमें क्वेश्चन नंबर 31 पे करेक्ट क्या है? In the preamble, the idea of fraternity has been taken from the French Revolution, which is a very right statement. French Revolution से हमने fraternity उठाया है, सही बात है। Preamble provides for liberty of thought expression and belief only। नहीं भैया, तो अब ये TEBFW क्या याद कराया था मैंने? हाँ, preamble जो है लिबर्टी किस चीज की देती है? JLEF बताया था ना, JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी। तो लिबर्टी किस चीज की? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। 5 लिबर्टी बोला, यहाँ पे तो मैंने बस 3 ही बोली, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ ओनली। What about faith and worship? This is also included, so this statement is wrong. First statement is right. What about the third one? Fundamental rights and directive principles together reflect the principle of justice. Yes, both are your rights. Principles of justice क्या है? ACP, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस कहां से? फंडामेंटल राइट, चैप्टर 3। एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहां से? उसके प्रिंसिपल कहां रिफ्लेक्ट होते हैं कहां? जरूरी नहीं है कोई वर्ड में हो, वर्ड वाला बताऊंगा अलग से कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जैसे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है तो फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। बट अगर हम बात करें कि उसके प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करते कि नहीं, तो यस, देखिए फंडामेंटल राइट आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करता है, चैप्टर 3 पार्ट 3। और अगर बात करें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तो वो जो है पार्ट 4 आपके डीपीएसपी में रिफ्लेक्ट होता है। तो दोनों को मिला के टुगेदर ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। तो ये स्टेटमेंट राइट है। तो इसके आंसर में कहीं ना कहीं 1 और 3 बोथ आना चाहिए 31 में। तो 31 का आंसर जो है यहाँ पे क्या है? 31 का आंसर देखिए 1 और 3 डी हो जाएगा, राइट। 31 का डी हो जाएगा। कम टू द 32। इसमें हम सिंपली क्या करना हमें? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ऑब्जेक्टिव सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज कैन बी फाउंड। यहाँ पे जो है ABCD करके 4 ऑप्शन बताना है आपको। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो कहाँ कहाँ मिलेगा? तो चलिए यहाँ पे डीपीएसपी की बात है, फंडामेंटल राइट की बात है और किसकी बात है? प्रीएम्बल की। तो प्रीएम्बल में जो मैंने आपको बताया था जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तो प्रीएम्बल में तो है। व्हाट अबाउट द डीपीएसपी? फंडामेंटल राइट में नहीं है, ठीक है। व्हाट अबाउट डीपीएसपी? डीपीएसपी में जब आप आर्टिकल नंबर 38 को देखेंगे, मेरे हिसाब से कंफर्म कर लेता हूं, जब आप आर्टिकल नंबर 38 को देखेंगे डीपीएसपी में, तो वहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ, जो कि पहला आर्टिकल आता है डीपीएसपी का स्टेट के डेफिनेशन के बाद, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय जस्टिस। साथ ही साथ लिखा हुआ है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। आर्टिकल 38 डीपीएसपी में सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के प्रिंसिपल की बात की हुई है। एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। दूसरा प्रोविजन है मिनिमाइज इनइक्वालिटी। ये बाद में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने इसको जो है अमेंड करके डाला था। डीपीएसपी की पूरी लेक्चर बनी हुई, देख लीजिए कैसे कैसे अमेंडमेंट की गई थी। बट टॉकिंग अबाउट कि भाई एक्सप्लिसिटली, मतलब वर्ड बाय वर्ड, आई एम नॉट सेइंग द रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड सारांश, ये सब सारी चीजें नहीं बोल रहा, हम जस्ट सेइंग कि एक्सप्लिसिटली कहां कहां मेंशन्ड है सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। तो प्रीएम्बल में है और डीपीएसपी में है, फंडामेंटल राइट में नहीं है। फंडामेंटल राइट में नहीं है, फंडामेंटल राइट में तो आपके राइट दिए हुए हैं, जस्टिस के पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो डीपीएसपी में लिखा हुआ है। तो वो आपका आ जाएगा बोथ प्रीएम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको क्या मिल जाएगा? ACP मिल जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल। फंडामेंटल राइट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वहां पे नाम मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हो। वो भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देता है, बट एक्सप्लिसिटली वहां पे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो, ऐसा कुछ नहीं। तो 32 का आंसर बी हो जाएगा। कम टू द 33। नाउ वी आर गोइंग इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से मैंने क्वेश्चन डाले हैं और आपको पता होगा कि पॉलिटी के लिस्ट में मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छा लेक्चर दिया, साथ में नोट्स भी दिए हैं, टेबल बना के दिए हैं। जल्दी मैं एक बुक भी पब्लिश कर दूंगा जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी बॉडी, जो भी आपके पॉलिटी की बुक में दिए हुए और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है उनके जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, वो टैबुलेटेड फॉर्म में डाल दूंगा, हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेबल में डाल दूंगा और फिर माइंड मैप भी बना दूंगा और करंट अफेयर और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपकी बुक के अंदर सही जगह पे डाल दूंगा,
ताकि आपकी पूरी तैयारी हो जाए 2021 के लिए। ये बुक जल्दी मैं पब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ 10 से 15 दिनों में। ये 3 आपके जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। फिर आपको लक्ष्मीकांत में हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि काफी फॉरगेटेबल टॉपिक है, वो आपको पढ़ने के, रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो नाउ वी आर डीलिंग विद द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट यू विल डू नाउ, यू विल गो टू द लेक्चर नंबर 1 ऑफ द आपकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई लक्ष्मीकांत की। तो आप आराम से यूट्यूब पे जाइए या फिर सर्च करिए ना लक्ष्मीकांत आईएएस कॉरिडोर, इतना करिए सर्च, या फिर हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आईएएस कॉरिडोर सर्च करिए, वीडियो आ जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं वो पीडीएफ खोलूंगा और वहां से आपके जो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन मैंने डाले हैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। तो चलिए इसके पहले कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को अपने पीडीएफ में फाइंड करें कि उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसा है, पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा क्या गया। हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में बोल रहे हैं कि क्या लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उनको रेस्टोर कर दिया गया था क्या? आपको पता होगा कि इंडिया में लेजिस्लेटिव पावर जो थी पहले सेंट्रलाइजेशन किया गया। सेंट्रलाइजेशन में बंगाल प्रेसिडेंसी जो है उसको धीरे धीरे ऊपर रख के फिर उसको सारे पावर दे दिए गए और मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी हैं उनके पावर छीन लिए गए लेजिस्लेटिव पावर। लेकिन धीरे धीरे फिर से जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया और उसको रेस्टोर कर दिया गया। तो यही पूछ रहा है कि क्या ऐसा 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से हुआ था। दूसरा क्या है, 1892 के काउंसिल एक्ट से क्या रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई थी। दैट मीन्स कि क्या उसमें कुछ ऐसे लोगों को डाला गया था जो किसी इंडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन ये है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, बहुत बड़ी चीज होती है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी क्या प्रोविंशियल लेवल पे स्टैब्लिश कर दी गई थी 1999 में। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब हम अपने पीडीएफ से ही ले लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या 1861 में लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास की रेस्टोर कर दी गई थी। लेट अस सी, वी विल ओपन आवर पीडीएफ। क्या है 1861 ना, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, ये है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां पे देखते हैं कि क्या क्या हुआ था, नहीं हुआ था। ओके, ये देखिए सीधे सीधे डिसेंट्रलाइजेशन नाउ स्टार्टेड भाई, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। दैट मींस कि बस कलकत्ता प्रेसिडेंसी में लेजिस्लेटिव पावर अब नहीं रहेगी, फिर से डिसेंट्रलाइजेशन का पावर स्टार्ट कर दिया गया और इनकी लेजिस्लेटिव पावर जो है रेस्टोर कर दी गई। किनकी? मद्रास की और बॉम्बे की। और किसके पास पहले दे दी गई थी? बस और बस कलकत्ता के पास। तो समझ गए, है ना, ये हो गया। इसके अलावा कुछ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश भी की गई थी बंगाल वगैरह में, नॉर्थ वेस्ट, चलिए उसमें नहीं देखेंगे। 1892 में क्या रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई थी। थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा इसी जो है 1861 को ही थोड़ा ऊपर देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट, स्टार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। वाइसरॉय ने महाराजा जो थे, राजा जो थे बनारस को, उनको नॉमिनेट किया। देखिए नॉमिनेट, इलेक्ट नहीं, पटियाला के महाराजा को नॉमिनेट किया और साथ ही साथ सर दिनकर राव को नॉमिनेट किया। और तीनों क्या थे? नॉन ऑफिशियल मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन थी, नॉन ऑफिशियल से ज्यादा थी। बट इंडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हुए महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव को उन्होंने अपने वाइसरॉय ने अपने किसमें डाला? लेजिस्लेटिव काउंसिल में डाला, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, नॉट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो ये तो हुआ कब? 1861 में। ऑप्शन में क्या है? 1892 में स्टार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। ये रॉन्ग है, ठीक है, आपका पहला वाला राइट है। थर्ड क्या है? 1909 में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है प्रोविंशियल लेवल पे स्टैब्लिश कर दी गई। तो हमारा 1909 कौन सा है? ये है। तो देखते हैं क्या नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी बना दी गई थी क्या। देखिए ऑफिशियल मेजोरिटी वाज स्टिल रिटेन्ड इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सेंट्रल लेवल पे तो क्या है? ऑफिशियल मेजोरिटी। बट व्हाट अबाउट प्रोविंशियल? While in provincial legislative assembly non-official majority was established. The statement is correct. बहुत बड़ी बात हो गई भाई, धमाका हो गया। धमाका ये हो गया कि आपके इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रोविंशियल लेवल पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफिशियल मेजोरिटी से ज्यादा हो गई, नॉन ऑफिशियल हो गए, लेकिन सेंट्रल लेवल पे ऑफिशियल ही रहेंगे। दैट मीन्स कि और थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, सेकेंड वाज रॉन्ग। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन 1861 से शुरू हो गए थे, राजा महाराजा सर दिनकर राव। फर्स्ट वाज राइट, लेजिस्लेटिव पावर का डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था 1861 से। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका 1 और 3 आंसर होना चाहिए। क्या ऑप्शन है ऐसा? 33 का जो है आंसर वो सी हो जाएगा, 1 और 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी योर 34। इसमें पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में कई सारे स्टेटमेंट हैं।
तो इस स्टेटमेंट को देखें उसके पहले हम अपने भाई डॉक्यूमेंट्स एक बार पिट्स इंडिया एक्ट का रिवीजन क्यों ना कर लें। चलिए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था भाई। पिट्स इंडिया एक्ट जब आपके रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आ रहे थे तो उसी दौरान आया था, ठीक है, उसी दौरान आया था। और ये आया था 1784 में। आइए टेबल मैंने आपके लिए बनाई हुई है, आराम से देख लीजिएगा। एक रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट हमेशा 20 साल के डिफरेंस पे आते थे। तो नेक्स्ट कब आया 1793 में, 1833 में, 33 था, 1853। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और जो चार्टर एक्ट आया था 1793 का, जो कि एक रेगुलेटिंग एक्ट भी कहलाएगा, 20 साल के डिफरेंस से, उसके बीच में एक चीज आई थी पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फंक्शन थे उसको सेपरेट कर दिया। पहला बात ये, जो कमर्शियल फंक्शन थे उसको दे दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। याद रहेगा सीओडी, ये भी तो कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स, तो सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल फंक्शन दे दिया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी को क्या दे दिया, बीओसी को सारा पॉलिटिकल अफेयर, मिलिट्री अफेयर। आप देखिए, ध्यान से देखिए भाई, भूलिएगा मत। कमर्शियल फंक्शंस वेयर डील्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सेपरेट करते। कैसे याद रखेंगे, पीट, किसी चीज को आप पीट देते हैं, जैसे कोई लोहा पत्थर हो तो पीट देते तो टूट जाता है ना, सेपरेट हो जाता है। तो सेपरेशन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का, दो पार्ट में डिवीजन करना, ये पिट्स इंडिया एक्ट से आया था 1784, राइट। तो इसमें क्या किया, कॉमर्शियल फंक्शन किसको दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी से याद रखेंगे, ई कॉमर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। पॉलिटिकल फंक्शन किसको दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या दिया, पॉलिटिकल फंक्शन, बी से बिजनेस ना याद रखें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया। नाउ जिसको पॉलिटिकल फंक्शन दिया तो उसको सिविल मिलिट्री सारे फंक्शन दे दिए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या हो गया, पॉलिटिकल सिविल मिलिट्री सारे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस प्रोसेस के होते ही ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां का जो ब्रिटेन का गवर्नमेंट था, वहां का एक बस ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट बन के रह गई। इस चीज को कि आपने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ईस्ट इंडिया कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, इस चीज को हम लोग सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बोलते हैं। डुअल नहीं, डबल गवर्नमेंट। ऐसे कई चीजें, डबल, डुअल, डायआर्की। यहां पे डबल गवर्नमेंट किसके कॉन्टेक्स्ट में होती है, पिट्स इंडिया एक्ट में। क्यों, क्योंकि पिट के आपने उसको दो पार्ट में बांट दिया, सीओडी और बीओसी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कॉमर्शियल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पॉलिटिकल, मिलिट्री। पिट्स इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गया, डिपार्टमेंट बन के रह गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, कंपनी टेरिटरी जो थी इंडिया में, उसको फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन बोला जाने लगा। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है कि कंपनी ने जो भी यहाँ पे कॉमर्स किया है, जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई है, वो ब्रिटिश पोजीशन है। इसी बीच में एक और चीज याद रखनी होती है कि एक रेगुलेटिंग एक्ट 1776 में आया था, उसने ओवर राइडिंग पावर दे दी गवर्नर जनरल को और काउंसिल ऑफ, जो काउंसिल था, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, तो उसमें मेजॉरिटी से डिसीजन नहीं अब होता है। अब गवर्नर जो जनरल हैं उनको एक ओवर राइडिंग जो है यहाँ पे वीटो करने का मौका दे दिया जाता है। ये बीच में 1776 में किया गया था। नाउ कम टू द पिट्स इंडिया एक्ट का क्वेश्चन को नंबर 34, बहुत इजी। Pitt's India Act made East India Company a subordinate department of British government. Yes, this statement is right. Just read to you. In Pitt's India Act, companies' territory in India were named as British possession in India for the first time. Yes, this is also right. By Pitt's India Act, Court of Directors and manage the political affairs and Board of Control manage the commercial affairs. यहाँ पे रिवर्स कर दिया गया भैया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे ना, सीओडी, ये कमर्शियल फंक्शन, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ना, बीओसी, ये पॉलिटिकल अफेयर्स। नाउ रीड दिस स्टेटमेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, इससे मैच किया हुआ है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पॉलिटिकल अफेयर्स, कमर्शियल अफेयर्स, इससे मैच किया, तो रिवर्स कर दी गई। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पिट्स इंडिया एक्ट केम बिफोर द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ऑब्वियसली 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद चार्टर एक्ट कब का, 1793 का, इसके बीच में आया था, और 1793 के पहले आया था। तो दिस इज ऑल्सो राइट। सो मेरा स्टेटमेंट क्या था कि नॉट करेक्ट पूछा, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर सी हो जाएगा, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। मुर्गा के जोर दे ना गए। खैर 35 में क्या पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और करेक्टली मैच पेयर पूछ रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। ये बोल रहे हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर गॉट इंडियंस एसोसिएटेड विद इट फॉर द फर्स्ट टाइम। वी विल सी इट इज राइट और नॉट, वी विल सी। सो फॉर दैट वी नीड टू गो टू 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, और ये हमें कहां मिलेगा, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। मैंने आपके लिए इसके लिए अलग से चार्ट बनाया हुआ है, चिंता मत करिए, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट यही है ना, ठीक। इसमें क्या बोल रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर had first time got Indians associated with it। और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे,
वो यूनियन लेवल पे वाइसरॉय के लेवल पे फर्स्ट इंडियन थे जो कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए, नॉट टॉकिंग अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल, टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उनको लॉ मेंबर की तरह इंडक्ट किया गया। तो ये बात तो सही है भाई, ये बात सही है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन चले आए वाइसरॉय के लेवल पे, गवर्नर के लेवल पे, और वाइसरॉय के लेवल पे लॉ मेंबर बन के कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट इंडियन थे वो ऐसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक, तो ये बात तो सही है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो राइट हो गया। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में काउंसिल ऑफ इंडिया वाज अबॉलिश्ड। काउंसिल ऑफ इंडिया वाज अबॉलिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? नो, दिस वाज अबॉलिश्ड वेरी लेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आप चिंता मत करिए, मैं आपको उसके भी नोट्स बनाए हुए सब दिया है आपको। तो कम टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद बना था। काउंसिल ऑफ इंडिया को यहाँ पे अबॉलिश किया गया। तो आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। देखिए, जैसे ही 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्राउन के अंदर हमारी जो है पूरी यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई थी इंडिया में जो थी, तो क्राउन के अंदर गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, वहां पे क्या किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई तो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करें? एक बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर होता था और उसकी मदद के लिए 15 लोग होते। जो 15 लोग होते थे वो काउंसिल ऑफ इंडिया थी। तो काउंसिल ऑफ इंडिया को फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से अबॉलिश कर दिया गया। इस पोस्ट को देखिए कब बनाया था? 1858 में, बताया ना मैंने आपको। और जो गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया को जो हेड कर रहे थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनके काउंसिल थी वो काउंसिल ऑफ इंडिया, तो काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म हो गई। व्हाट अबाउट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लेकिन उनको एक टीम ऑफ एडवाइजर दे दी गई है ना। फाइनली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब अबॉलिश होते हैं? 1947 में, आजादी के दौरान। और बाद में वो कॉमनवेल्थ अफेयर के जो है स्टेट फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर रिप्लेस्ड। तो ये कहां पे रिप्लेस हो रहा है? ये ब्रिटेन में रिप्लेस हो रहा है, ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ये तो 1935 से हुआ था। बट हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हमारे क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ है कि 1919 से हो रहा, तो दिस इज रॉन्ग। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपके इंडियन एसोसिएट होते, सही बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश हुई थी, गलत बात है भाई, 1935 से हुई थी यार। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1947 में हुआ था, कॉमनवेल्थ का बन गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। व्हाट अबाउट दिस स्टेटमेंट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में रेसिड्यूरी पावर दे दी गई गवर्नर को। ये एक स्टेटमेंट में यूपीएससी 2018 का एक क्वेश्चन, आपको पता है ऐसे क्वेश्चन पेपर बना आपको, एक स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन डाला। दैट इज व्हाई आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने सब तो डाल दिया आपके पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में रेसिड्यूरी पावर तो गवर्नर के पास नहीं थे, गवर्नर जनरल के पास थे, या कह सकते हैं कि वाइसरॉय को दिए गए थे। कोई क्या स्टेट को दे देगा रेसिड्यूरी पावर? कोई नहीं देता, आज भी यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आंसर शुड बी 35 का ए, ओनली वन इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद 1858 का एक्ट आया, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, सुनिए। इट एंडेड द रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी। सी, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द रोल ऑफ सम बॉडी एज ए कमर्शियल एंटिटी एंड द बॉडी इटसेल्फ। ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो गई थी 1858 के एक्ट से, लेकिन उसका एज ए कमर्शियल बॉडी जो फंक्शन था वो उसके काफी पहले अबॉलिश हो गया था। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो दैट हैपेंड अ लॉट अर्लियर। उसके लिए मेरे पास नोट्स में है क्या, हम चलते हैं देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह 1833 का। पहले ये देखिए, यहां तो ये लिखा हुआ है कि 1858 के एक्ट से, जिसको हम लोग गुड गवर्नमेंट इंडिया एक्ट बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड। अब ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर डायरेक्ट कमांड, राइट। और जो है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो पिट्स इंडिया एक्ट से आया था वो भी अबॉलिश हो गया, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी खत्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी खत्म कर दिया गया। याद रखिए, चलिए पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहीं पढ़ा देता हूं ना, उसके बाद करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो हमने पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल बताया था आपको, पिट्स इंडिया एक्ट से आया था ना, डबल गवर्नमेंट, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल पॉलिटिकल के लिए, तो ये दोनों बॉडी भी अबॉलिश कर दी गई। और क्या आया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसको कब अबॉलिश किया गया? 1947 में। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए हेल्प करने के लिए क्या बना था? काउंसिल ऑफ इंडिया। उसको कब अबॉलिश किया गया? 1935 में। ये चीज आपको याद है। ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट कमांड ले लेता है ना। और क्या बनता है यहाँ पे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको पोस्ट का नया नाम पड़ता है वाइसरॉय। दोनों नाम रहते हैं, चिंता मत करिए, दोनों नाम जिंदा रहेंगे। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, तो इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय कौन बनेंगे? लॉर्ड कैनिंग बनेंगे, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश तो हुई 1858 में फाइनली। देन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल बॉडी की तरह रोल था 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो गई।
लेकिन कमर्शियल फंक्शन कब ले लिए गए थे? कमर्शियल फंक्शन लिए गए थे चार्टर एक्ट 1833 से। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट्स धीरे धीरे घटाए जा रहे थे। फाइनली 1833 में उसके जो है कमर्शियल फंक्शंस ले लिए गए थे। आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए 1833 के नीचे चले जाइए मेरे टेबल में, और नीचे जाइए, और नीचे जाइए, यहां देखिए 1833 ईस्ट इंडिया कंपनी नो लॉन्गर ए कमर्शियल बॉडी, नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। दैट मीन्स कि 1833 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कमर्शियल बॉडी का रोल जो है खत्म कर दिया गया। तो क्या बचा? वो बस एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, राइट। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश कब की गई? 1858 के एक्ट से। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन। योर क्वेश्चन आस्क्स it ended the, talking about the 1858 act, it ended the role of East India Company as a commercial body. No, it happened in 1833. So this was not the reason, this was not the time. So this statement is wrong. It abolished both board of control and court of director. Very correct statement. Now comes the secretary of state for India. और board of control, court of director खत्म हो गए, right है। Lord Canning became the first viceroy. Obviously he was the governor general at the time of 1858. So when the post of viceroy came in front of instead of your governor general, then Lord Canning became the first viceroy of the India, which is right. 2 and 3. Is there any option with the option these choices 36 में 2 and 3? Yes, we have one. So 36 का आंसर B हो जाएगा। Now come to the 37 question. 37 में क्या है? Which of the following features of the Indian Constitution were borrowed from the Government of India Act 1935? So 1935 से हमने क्या क्या बोरो किया था, वहां पे प्रोविजन दिए हुए। इसके लिए हम लक्ष्मीकांत को रेफर करेंगे और आंसर पे अराइव करेंगे। इसके लिए 37 के आंसर के लिए आपको देखना पड़ेगा लक्ष्मीकांत चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें एक टेबल दी हुई है 3.4, उसमें सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट ग्लांस दिया हुआ है। तो वहां पे अब जब आप देखेंगे तो आपकी बात अगर करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो पहला ही पॉइंट है। तो वहां से क्या क्या आया है सुनिए। फेडरल स्कीम जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, एक यूनियन लेवल पे एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होगी, तो फेडरल फीचर वहां से आया है। गवर्नर का जो ऑफिस है स्टेट में, जो प्रोविंसेस में गवर्नर के जो ऑफिस है, वो भी 1935 से आया है। जुडिशियरी का ओवरऑल की जुडिशियरी होगी, ये जो कॉन्सेप्ट है 1935 के एक्ट से आया है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन वहां से आए हैं। इमरजेंसी के प्रोविजन ऐसे आपको लगेगा कि वो वाले जर्मनी से, बट चूंकि कई चीजें अलग अलग सोर्सेज से भी बोरो होती हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ऑलरेडी इमरजेंसी के प्रोविजन थे, वहां से आए हैं। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स वगैरह थोड़े बहुत जो हैं आपके 1935 से हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम 1935 ओनली। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑफिस ऑफ द गवर्नर यस 1935 से, इमरजेंसी प्रोविजन यस 1935 से, पब्लिक सर्विस कमीशन 1935 से। व्हाट अबाउट दिस एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ये जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, ये कहां से आया है, ये समझने की कोशिश करिए। देखिए बहुत कुछ हमने कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया हुआ है, इसी टेबल में दिया हुआ है। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फेडरल फीचर की बात करें तो 1935 से लिया है, लेकिन फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन हो लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग हो। हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं बताइए? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर किसकी चलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा रेसिड्यूरी पावर जो है सेंटर के पास होंगे, आपको पता है यूनियन गवर्नमेंट के पास है रेसिड्यूरी पावर, सेंटर के पास, वही तो स्ट्रांग होने का नेचर भी तो है ना। ये आपके कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। अच्छा, स्टेट के गवर्नर जो होती है, स्टेट के गवर्नर, उनकी अपॉइंटमेंट आपको पता ही कहां से होती है? प्रेसिडेंट करते हैं, मतलब एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये फीचर भी कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। इसके अलावा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज की 143, जब प्रेसिडेंट रेफर करता है सुप्रीम कोर्ट को कोई क्वेश्चन 143 आर्टिकल का यूज करके, तो ये जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है ये भी कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो दिस इज फ्रॉम कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट द अदर 3 आर फ्रॉम द 1935 एक्ट। सो इसका आंसर क्या होगा? 37 का आंसर क्या होगा आप बताइए? 37 का आंसर बी हो जाएगा, 1 2 3, राइट। ये आपका आंसर हो गया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 38। 38 में जो है आपके ऑप्शन अलग अलग नहीं है, ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करके आप ABCD पढ़िए प्लीज। ABCD। Which of the following is not correct regarding the Government of India Act 1919? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से क्या इसमें से नॉट करेक्ट है ना, बाकी 3 सही है, कौन सा गलत है देखना है। बजट बिकम फुली वोटेबल एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, क्या बजट टोटली वोटेबल बन गया? सारे पार्ट बजट के कंप्लीट देखेंगे। बाई कैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल, क्या पार्लियामेंट 2 पार्ट में बट गया सेंट्रल लेवल पे? मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज एट द सेंट्रल लेवल वर इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, दोनों हाउसेज जो हैं, देखिए बाई कैमरलिज्म ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि बोथ हाउसेज, बट एनीवे मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज एट द सेंट्रल लेवल इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, और वो जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, सही बात है क्या?
सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश किया गया था ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे। ये सही बात है क्या? तो चलिए फिर हम अपने टेबल पे चलते हैं और वहां पे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 निकालते हैं। जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में चलेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, वहां पे चलते हैं। टेबल स्क्रॉल कर रहा हूँ, सॉरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको हम लोग मॉन्टफॉर्म रिफॉर्म भी बोलते हैं, मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और फोर्स में कब आया था? 1921 में। तो बनने के प्लस 2 साल बाद ये फोर्स में आया था। ये मोंटागो ने एक स्टेटमेंट दिया था 1917 में अगस्त में, तो उसको अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, और बोला था कि हम जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट धीरे धीरे इंडिया में लाएंगे। तो यहाँ पे जो लालच दिया गया था वो मॉन्टफोर्ड के रिफॉर्म थे, और अगर जो मार पिटाई होती थी, स्टिक था, कैरेट एंड स्टिक में स्टिक जो था, तो रॉलेट एक्ट इसी टाइम पे लाया गया था। एक बात तो ये। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया था? सबसे पहले ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर एक बनाया गया था इंडिया के लिए, वो इंग्लैंड में था, और उसको सेम पावर्स थे जस्ट लाइक योर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पावर जो थे वो आपको ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर में ट्रांसफर कर दिए गए थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज नाउ पेड आउट ऑफ द ब्रिटिश एक्सचेकर। लोगों ने बोला कि जब वो मिनिस्टर वहां का है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पैसा है वो भारतीय टैक्सेशन से क्यों कर रहा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको पे करने लगी। अदर थिंग, 3/6 ऑफ द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर नाउ इंडियंस। 3/6 है, ओके, हाफ नहीं है, मेजोरिटी नहीं है। इंडियन कितने हैं? 3/6 हैं। अच्छा, हाफ है, सॉरी, 3/6 है, हाफ हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट वाज स्टिल विदाउट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। नाउ सी 75% ऑफ द बजट वाज स्टिल नॉट वोटेबल, तो 25% ही वोटेबल हुआ। मैंने ऑप्शन क्या दिया? 100% ऑफ द बजट वाज वोटेबल, तो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गवर्नर जनरल जो है कभी भी ग्रांट में कट कर सकता था, बिल को सर्टिफाई कर सकता था, रिजेक्ट कर सकता था किसी बिल को जो सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाए। लेकिन आई ऑल्सो आस्क्ड यू अबाउट द सेंट्रल लेवल बाई कैमरलिज्म, यस, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अब जो नया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बना उसमें दो चीजें हुई। एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट बना। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब जैसे आज राज्यसभा है तो इसको अपर हाउस बोलेंगे, और लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, जैसे आज लोकसभा है तो उसको लोअर हाउस बोलेंगे, दोनों। काउंसिल ऑफ स्टेट जो था, जो कि राज्यसभा के बराबर था, उसका टर्म देखिए 5 साल का है, और उसमें बस मेल मेंबर थे। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वो जो थी उसका बस टर्म 3 साल का था। मतलब आज लोकसभा का टाइम है कितना? आज लोकसभा का टर्म तो होता है कितना? 5 साल। उस टाइम पे कितना था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का? 3 साल। व्हाट अबाउट राज्यसभा? राज्यसभा का तो कोई टर्म नहीं होता, लेकिन रिटायरमेंट होती है, 6 साल में होती है। उस टाइम पर कितना था टर्म? उसका 5 साल का था। बाई कैमरलिज्म आ गया। नाउ सुनिए, मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज वेर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन which was introduced for the first time डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था। नेचर ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इसके पहले इंट्रोड्यूस किया, लेकिन प्रॉपर डायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट टाइम जो है इसी 1919 में लाया गया था, जो कि 1921 में इनैक्ट हुआ था, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। यहाँ पे 2 हाउसेज बनाए गए थे, और दोनों हाउसेज का जो इलेक्शन होता था मेजॉरिटी जो थे वो जो है डायरेक्ट इलेक्शन से जाते थे। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसके लिए जो वोटिंग के राइट्स थे, दैट मींस की फ्रेंचाइज जो था लोगों के किस चीज पे था? प्रॉपर्टी कितनी है, आपको वोटिंग राइट दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे, टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं, एजुकेशन कितनी है। सेपरेट इलेक्टोरेट जो था पहले से ऑलरेडी आ चुका था मुस्लिम के लिए, वो सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस जिसके माँ पिता में से कोई एक जो है बाहर का हो, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम। तो यूरोप के कुछ लोग यहाँ पे बसे हुए हैं तो उनको दिया गया था, लेकिन मुस्लिम के तो काफी पहले आ गया था। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज इस्टेब्लिश इन 1926। इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1921 में जो इनैक्ट हुआ 1919 वाला, उसी का उपयोग करके 1926 में लगभग 5 साल बाद, ना 5 साल बाद, हाँ 5 साल बाद 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, और उसके लिए रिकमेंडेशन किसने दिया था? 1924 में ली कमीशन ने दिया था। नाउ कम टू योर क्वेश्चन, सारे का आंसर मिल गया। तो ये है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। बजट बिकेम फुली वोटेबल एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, नहीं, ओनली 25%। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, दैट इज दिस इज द आंसर। बट अदर 3, बाई कैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर, सही बात है। मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल डायरेक्ट इलेक्शन से हो रहा था फर्स्ट टाइम, ये भी सही बात है, पहला वाला गलत था। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ ली रिकमेंडेशन, ये भी सही बात है। तो जो गलत बात है, जो नॉट करेक्ट है, वो ये है कि बजट फुली जो है वो टेबल बन गया। सो आंसर जो है 38 का क्या होगा? ए हो जाएगा। कम टू 39। अब यहाँ पे जो है कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कमेटी वगैरह की बात हो रही है, तो जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से आपको सिंपली जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर खोलना पड़ेगा, और सीधे सीधे वहां पे रीडिंग लगा के आपको चीजें जो है पढ़नी पड़ेगी, है ना। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही। जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ अ स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम देखिए स्टीयरिंग कमेटी की बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। यू विल बी सरप्राइज टू नो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो स्टीयरिंग कमेटी था उसके चेयरमैन
जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, नेहरू नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद was the chairman of the steering committee. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of Union Constitutional Committee of the Constituent Assembly. No, ऐसा नहीं है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के चेयरमैन थे सरदार पटेल, ठीक है, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के चेयरमैन जो थे, अच्छा नहीं सॉरी, यूनियन वाले के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी कमेटी थी उसके चेयरमैन थे सरदार पटेल। यू गॉट इट। यूनियन लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे और प्रोविंशियल लेवल पे सरदार पटेल थे। तो बी आर अम्बेडकर नहीं थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग। सरदार पटेल वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहीं पे बता दिया। स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सरदार पटेल चेयरमैन, यूनियन लेवल पे आपके जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन। तो दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, दोनों रॉन्ग, तीनों रॉन्ग। तो तीनों रॉन्ग तो क्या हो जाएगा, 39 का आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन ये यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था भाई, बहुत सिंपल लेकिन आया था तो मैंने डाल दिया। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो एक आपके कम्युनिस्ट थे कंट्री में, 1934 में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। 1934 में आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय। एक बड़े वेल रेड कम्युनिस्ट थे, उनके कई फ्रीडम फाइटर्स उनकी मुलाकात बाहर पढ़ाई के दौरान भी हुई थी। एम.एन. रॉय ने किया था। कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया का जो है स्टार्टिंग उन्होंने ही किया था। बाकी अगर बात करें तो ऑफिशियली डिमांड हुई थी 1935 में, उसके जस्ट एक साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। और अगर बात करें 1938 की, तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस उन्होंने डिक्लेयर किया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एम.एन. रॉय ने सबसे पहले 1934 में बोला, कांग्रेस ने 1935 में बोला, फिर जवाहरलाल नेहरू ने फिर से जो कांग्रेस के बिहाफ पे 1938 में बोला कि विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है 1938 में कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहते हैं। बाद में इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ऑगस्ट ऑफर में, 1940 वाला ऑगस्ट ऑफर, नॉट टॉकिंग अबाउट द मोंटागो चेम्स बॉन्ड रिफॉर्म। सो उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है और उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात होती है। द आंसर विल बी 40 का सी, द आंसर विल बी एम.एन. रॉय। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 41। इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें जो मेंबर्स थे, उसमें जो ये लिस्ट दी हुई है उसमें कौन से मेंबर नहीं थे। तो इसके लिए आप फिर से मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाइए और मैं आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी जो है पूरी रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी की जो बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी क्योंकि वो पूरा ड्राफ्ट वगैरह बनाना इसका काम था, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था अगस्त 29, 1947 में, अगस्त 29, 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। अब क्या होती है कि इसमें सारा जो ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है, जिसपे सुनवाई होगी, पब्लिक को दिया जाएगा, सब कुछ यही हो रहा था। तो इसमें देखिए इनिशियली क्या था कि कई मेंबर्स थे, कुछ की डेथ हो गई, कुछ बीमार हो गए, ऐसे हुआ। तो 7 मेंबर्स थे इसमें। 7 मेंबर में सबसे पहले अगर चेयरमैन की बात करें तो आपके जो है बी आर अम्बेडकर जी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी बी आर अम्बेडकर थे। उसके बाद थे दूसरे जो पर्सन थे, तो फर्स्ट पर्सन हो गया, मैंने 7 बोले, चेयरमैन बी आर अम्बेडकर। सेकेंड आपके एन गोपाला स्वामी अय्यर जी थे। तीसरे नंबर पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो एन गोपाला स्वामी अयंगर थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो 3 हो गए। 4 नंबर पे कौन, डॉक्टर के एम मुंशी, नाम सुना होगा आपने कई बार, डॉक्टर के एम मुंशी, ये आपके 4 हो गए ना, सॉरी 4। 5 नंबर पे कौन, 5 नंबर पे सैयद मोहम्मद सदाउल्ला। 6 नंबर पे कौन, 6 नंबर पे एन माधवराव। यहां पे एक ट्रिक है, एन माधवराव पहले नहीं थे। हुआ क्या था कि इसके पहले इनकी जगह पे बीएल मित्तर थे। बीएल मित्तर की क्या हो गई कि हेल्थ खराब हो गई, इसलिए उनको रिप्लेस करके कौन आ गए, एन माधवराव। तो 6 मेंबर हो गए कंटेम्पररी एक बार में। 7वें मेंबर थे टीटी कृष्णामचारी। अब ये भी आए थे कैसे, क्या हुआ था कि डीपी खेतान थे पहले, डीपी खेतान की इल हेल्थ और उसके बाद डेथ भी हो गई, तो उनको रिप्लेस करने के लिए आए थे। तो यू गॉट इट नाउ। सी देयर वर 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन बी आर अम्बेडकर। आउट ऑफ दैट एन.एम. राव केम एज ए रिप्लेसमेंट फॉर बीएल मित्तर हु वाज इल एंड टीटी कृष्णामचारी केम एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ डीपी खेतान हु वाज डिसीज्ड, राइट। नाउ कम टू दिस, डॉक्टर के एम मुंशी थे क्या, हाँ 4थे नंबर पे थे। तो ये तो नॉट वाले में आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये थे। बीएल मित्तर
यस, बीएल मित्तर थे, उनकी हेल्थ जो है खराब हो गई, उसके बदले में एनएम राव है, तो बीएल मित्तर एक टाइम तो हुए ना, तो ये भी थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऐसा तो नहीं मैंने बोला कहीं। एंड बी पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया यहाँ पे नहीं थे। तो 3 और 4 ऐसे पर्सन है जो नहीं थे, और आपको क्या पूछा है, नॉट। तो 3 एंड 4 कहां पे आपका 41 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 41 का आंसर सी हो जाएगा। गॉट इट, आपको याद भी हो गया होगा ये। अभी हमने जो पढ़ा वो स्ट्रक्चर पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ ही साथ हमारी जो है फर्स्ट गवर्नमेंट भी चल रही थी, कैबिनेट वगैरह चल रही थी। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। लेकिन कब, 1947 के बाद से लेके इलेक्शन होने के जो 1950-51 में जो इलेक्शन हुआ था, उसके बीच में जो कैबिनेट वगैरह चली थी, जो गवर्नमेंट चली थी, तो उसमें कैबिनेट का क्या चक्कर था, है ना, उसमें कैबिनेट का क्या चक्कर था। तो उसके लिए हमें जो सिंपली क्या करना पड़ेगा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में कैबिनेट कमिटीज वगैरह पढ़नी पड़ेगी। सर ये जो हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिया हुआ है, आपको स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा। मेकिंग ऑफ द नहीं, हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में है। सो वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 42 एंड वी विल ट्राई टू नो द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो आपके पीएम भी बने। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स भी लिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो बोलते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स भी लिया। और उस टाइम पे जो आपके आईएफएस होते थे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले, इंटरव्यू के बाद उनसे भी मुलाकात होती, तो एक्सटर्नल अफेयर्स लिया। कॉमनवेल्थ रिलेशन, सारा मतलब इस टाइप का रिलेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिया। साथ ही साथ साइंटिफिक रिसर्च, इसरो वगैरह से उनके अच्छे संबंध, साइंटिफिक रिसर्च भी जवाहरलाल नेहरू ने लिया। सो here is there any name first cabinet about Jawaharlal Nehru? No, so this is not concerned with the question answer. Now the name which is concerned is सरदार पटेल जी। सरदार पटेल जी ने क्या लिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम, फर्स्ट कैबिनेट की बात कर रहा हूं, होम। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देखिए सरदार पटेल जी के पास था, और स्टेट्स का जो कैबिनेट की बात हो रही है मिनिस्ट्री, वो सरदार पटेल जी के पास थी। तो सरदार पटेल हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, राइट और रॉन्ग, दिस इज राइट। देन व्हाट अबाउट राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद ने फूड एंड एग्रीकल्चर लिया था, बिहार से आप याद रख सकते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें तो काफी एजुकेटेड थे, तो एजुकेशन लिया उन्होंने। उसके बाद आती है बात जॉन मथाई की, जॉन मथाई, जॉन मथाई ने क्या लिया बताइए, जॉन मथाई ने लिया रेलवे। तो आपको ये नहीं भूलना है, जॉन मथाई ने रेलवे लिया, राइट। तो इंग्लिश नाम है रेलवे, तो उससे जॉन मथाई याद रहेगा। उसके बाद शनमुगम चेट्टी जो थे, उन्होंने फाइनेंस लिया। तो नाम आपने कम सुना होगा, लेकिन शनमुगम, शनमुगम मत भूलिए, बहुत फेमस नाम, शनमुगम चेट्टी, फाइनेंस लिया। फिर क्या है आपके अंबेडकर जी, अंबेडकर जी ने लॉ लिया था, तो लॉयर थे। लॉयर तो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भरा हुआ था, बट चूंकि अंबेडकर जी की अलग से बात है, तो इनका लॉ आप नहीं भूलेंगे। सारे वकील थे, जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी, राजेंद्र प्रसाद, सारे वकील, और कुछ तो पढ़ना लिखना नहीं किसी को। जगजीवन राम, लेबर, बिहार से जगजीवन राम को मत भूलिए, लेबर। सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस। राजकुमारी अमृत कौर जो हेल्थ में देखिए कि लेडी मिनिस्टर है, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर ने हेल्थ लिया था। तो यहाँ पे देखिए राजकुमारी अमृत कौर ने हेल्थ लिया था, सही बात है। सरदार पटेल ने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग दिया था, सही बात है। ये जो बीजेपी के जनसंघ वगैरह के बहुत पुराने लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस टाइम पे थे गवर्नमेंट में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या लिया, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई लिया, इंडस्ट्री एंड सप्लाई, ठीक। ये सारे स्टेटमेंट सही है। 42 का जो है आंसर आपके पास क्या होगा, डी होगा। इसके अलावा आप और जानना चाहें तो वीएन गैडगिल, वर्क्स माइन एंड पावर, सीएच भाभा, कॉमर्स, रैफ अहमद किदवई, कम्युनिकेशन, और कोई बच गए, सरदार बलदेव सिंह याद रहेंगे, बलदेव सिंह, डिफेंस। सारे मैंने आपको कैबिनेट कमिटीज के मेंबर से आपको बता दिए फर्स्ट कैबिनेट की बात। 42, 43, which of the following statement is or are correct regarding the constituent assembly? Now we are going back to the constituent assembly, right? constituent assembly चल रहे हैं हम लोग। constituent assembly was formulated under the scheme arrived at the round table conference, है? Is it right? round table conference नहीं भैया, constituent assembly तो कैबिनेट मिशन प्लान अभी बताया ना, कैबिनेट मिशन प्लान अगस्त के ऑफर के बाद, कैबिनेट मिशन प्लान के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संकल्पना की गई थी। पहले तो बोला ना 1934 एमएन रॉय, 1935 कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू 1938, ऐसे करके चल रहा था। फाइनली जो है 1945-46 के आसपास जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात होती है, कैबिनेट मिशन प्लान के कारण होती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो 1931 के आसपास ही खत्म हो गया था, उससे रिलेटेड नहीं है। 43 का 1 रॉन्ग है। रिप्रेजेंटेटिव्स of the princely states were indirectly elected while representative of the British India were directly elected. Okay. First statement, the Constituent Assembly was constituted in November 1946.
नवंबर 1946 ऑन ए स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। जो टोटल स्ट्रेंथ इसकी थी 389। 389 को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, जो पाकिस्तान बनने के पहले। तो 296 जो थे सीट्स वो ब्रिटिश इंडिया से थे, ब्रिटिश इंडिया से, और साथ ही साथ यहां पे 93 सीट्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। अब जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 639 9 9 18। तो उसके बाद समझ गए 389 कैसे बने, पाकिस्तान बनने के पहले 389, 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस से, 93 प्रिंसली स्टेट से, राइट। देखिए जो 296 आपके ब्रिटिश इंडिया से हैं, वहां से 292 members were to be drawn from the 11 governor provinces and 4 from the 4 chief commissioners। जो प्रोविंसेस थे, चीफ कमिश्नरेट से थे, वहां से मिला जुला के प्रोविंसेस से 294 थे ब्रिटिश इंडिया से, और 292 थे, सॉरी, और बाकी 4 कहां से थे, एक मिनट, हाँ, बाकी 4 जो थे चीफ कमिश्नरेट से थे, और 292 जो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे। अब यहां पे आपको ये आना चाहिए कि भाई ये आए कैसे थे। जो इन स्टेट में जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबली था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे जो लोग बैठे हुए थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे, और वो यूनियन लेवल पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाते थे अकॉर्डिंग टू देयर कम्युनिटी वगैरह, सब जो भी सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह जो भी था जैसे था। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के जो ऑलरेडी मेंबर्स थे, नॉट द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पीपल ही हुए, नॉट द नॉर्मल पर्सन, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुनते थे। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। हमें ये नहीं देखना रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वर डायरेक्टली इलेक्टेड, नो, इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग चुन रहे थे। तो दूसरा पार्ट तो रॉन्ग हो गया। व्हाट अबाउट द प्रिंसली स्टेट्स? प्रिंसली स्टेट के लोग न डायरेक्ट इलेक्शन न इनडायरेक्ट इलेक्शन, सिंपली जो है प्रिंसली स्टेट का जो राजा महाराजा था वो नॉमिनेशन करके तो खुद को नॉमिनेट कर लेते थे। तो प्रिंसली स्टेट के लोग यहां पे इनडायरेक्टली नहीं, नॉमिनेट होके आ रहे हैं। प्रिंसली स्टेट के लोग कैसे आ रहे हैं? नॉमिनेट होके। और ब्रिटिश प्रोविंस से चीफ कमिश्नरेट वगैरह के लोग कैसे आ रहे बताइए? इनडायरेक्ट इलेक्शन से। और कौन कर रहे हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन? प्रोविंशियल असेंबली, जस्ट लाइक योर राज्यसभा इलेक्शन, ठीक। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रैटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ। दिस इज राइट और रॉन्ग? दिस इज कंप्लीटली राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कई रोल किए हैं, उसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का रेटिफिकेशन कॉमनवेल्थ में किया। तो दैट मीन्स कि 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर सी होगा। मुर्गावा के झोर दे ही नगे, देर ना हलो। मुर्गावा के जोर में बहुत टाइम ले लेते हैं लोग। हम यहाँ पिया से भूखा पीछा, मुर्गावा ना खावे तो पेटवा में हुल हुई है रे। चलिए 44 बिहारी का इन साउथ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रेफर्ड एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। जिंदा, लिविंग डॉक्यूमेंट, ऐसी चीज जो निर्जीव नहीं है, लिविंग है। आज भी चेंजेस हो सकते हैं, आज भी उसमें कुछ कुछ हो सकता है। अब यहां मैंने जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से आंसर होगा। अगर आपको मैं ये बोलता कि नहीं अमेंड हो सकता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने ऐसा ऑप्शन तो दिया नहीं है। इट प्रोवाइड्स फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इसलिए लिविंग है। मतलब सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे दिया, उसको स्थिर कर दिया कि फिक्स कि अब इतना देंगे नहीं देंगे, तो फिर वो लिविंग कहलाएगा क्या? ठीक। इट हैज बोरोड प्रोविजंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, इससे लिविंग हो गया? नॉट भैया। इट प्रोवाइड्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन, अब जो सॉइल होती है, अब कुछ सॉइल होती है जिसके बहुत ज्यादा तरह तरह से रॉक वाटर सब कुछ आता है, तो इसलिए सॉइल लिविंग हो गया? नहीं ना। इट प्रोवाइड्स फॉर नॉट ए गुड एग्जांपल। इट प्रोवाइड्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन। यस, आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, आप इसमें जो है रिमूव कर सकते हो, पुराना लॉ रिपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट इसको रीड डाउन कर सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट उसको टू रीड विद अदर प्रोविजन कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप जो है हो सकता है कि उसके रूल रेगुलेशन मत बनाओ, छोड़ दो, कुछ एक्ट बना के, लगे कि विरोध हो रहा है तो रूल रेगुलेशन मत बनाओ। कृषि का कानून आया, उसको जो है उस पर हमने मोरेटोरियम लगा दिया टाइम के लिए कि भाई इतने टाइम तक अप्लाई नहीं करेंगे। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आप खुद सोचो, बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज है यार। इट प्रोवाइड्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और फ्लेक्सिबिलिटी इज अ साइन ऑफ लिविंग क्रीचर। वी कैन चेंज विद टाइम, वी कैन बी फ्लेक्सिबल, नॉट रिजिड। इट हैज एन अनटच्ड बेसिक स्ट्रक्चर। भाई इसके कारण कोई लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। कोई से लोगों को ये लगेगा जैसे अनटच्ड बेसिक स्ट्रक्चर है तो वो जिंदा है बेसिक स्ट्रक्चर। नो। तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के पहले नहीं था? लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं था उसके पहले? क्या हमेशा इन चीजों को ऐसे सोच रहे? 1973 के पहले भी तो था। सो आंसर क्या होगा? आंसर 44 का हो जाएगा सी। इट प्रोवाइड्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग डॉक्यूमेंट। थक गए भैया। 45
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज सोर्स फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था भैया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो बताया था ना, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो सारा बताया था। तो कैनेडियन, जस्टिन ट्रूडेो ने हमें एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन 143 आर्टिकल वाला भी दिया, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर वो भी दिया है। Concurrent list concept is taken from the Australian Constitution. What about this provision of the Constitution? Is concurrent list is taken from the Australian Constitution? So while we were reading about the कि कहाँ से क्या लिया हुआ है, तो मैंने आपको देखिए कुछ तो बता दिया था। Now I'm going to discuss the Australian Constitution से क्या क्या आया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या आया सुनिए। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी कंट्री में आया है कंकरेंट लिस्ट। सबसे पहले कंकरेंट लिस्ट जो आई है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है, ये कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से आया है। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स का जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बीच में, ये भी आया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग होती है जब जरूरत पड़ जाती है, जब बिल पास नहीं होता है भैया, तो ये भी है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो कंकरेंट लिस्ट कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन। यस, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहां से, जब लगातार बोलते ना तो जबान जो है फिसलने लगती है, मुर्गा का जोर नहीं मिलेगा। मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर इंस्पायर्ड फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। भाई जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से आपने बस एक ली है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लिखा हुआ है आपके आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 14 में, राइट। व्हाट अबाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? ड्यू प्रोसेस ऑफ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यूएसए से आया, ठीक। तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं आया है। तो भाई प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, सॉरी, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से आया। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहां से आया? चले जाइए अब साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां से आया प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर कहां से आ रहे हैं? ये इलेक्शन जो होता है उनका कैसे आया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द राज्यसभा, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहां से आया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आपके कंट्री में आया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर। सी, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर आया है कहां से? इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। बट नॉमिनेशन कहां से आया है? नॉमिनेशन आया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ ही साथ जो आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो भी आया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। व्हाट अबाउट द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, बोरो किया गया। हमारा तरीका अलग है, बट यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। उसके अलावा फंडामेंटल राइट भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, राइट, बिल ऑफ राइट्स। उसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का रिमूव करना, इंपीचमेंट करना प्रेसिडेंट का, ये सारी चीजें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आई हैं। और वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है जो कि ट्रंप के खिलाफ चले गए थे, वो भी आया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। दैट मीन्स कि थर्ड वाला जो है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंस्पायर्ड फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज नॉट राइट। Where it is inspired from? It is inspired from Irish Constitution, but concurrent list is taken from Australian Constitution, and advisory jurisdiction of the Supreme Court is sourced from Canadian Constitution, which is both of which is right. So our answer is, guys, answer is 45 का A. Now this is a question जो कि सिमिलर एक क्वेश्चन था विजन आईएएस में और आंसर रॉन्ग दिया हुआ था, और ये क्वेश्चन जो है सिंपली जो है यूपीएससी में रिपीट हो गया। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये इसी बार रिपीट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो हुआ था उसके कुछ फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। कहां पे वो फीचर है, कहां पे नहीं, ये क्वेश्चन आपको बताऊं। फंडामेंटल राइट में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। सी, आई एम नॉट सेइंग कि वहां के जो फीचर्स हैं हमारे स्टेट में डाले गए कि नहीं डाले गए, स्टेट के रोल में डाले गए कि नहीं डाले गए, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दिखेगा। तो फंडामेंटल राइट में तो ऑब्वियसली कई सारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आपको दिख जाएंगे, डीपीएस में भी कई सारे दिख जाएंगे, भले जस्टिसेबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी में भी ऐसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट दिख जाएंगे। एंड दिस इज समथिंग आई डाउनलोडेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का डॉक्यूमेंट। इसका एक्सप्लेनेशन के लिए अभिनव सिंह ऑफिशियल पे डॉक्यूमेंट डाला हुआ है, तो डॉक्यूमेंट देखना चाहो तो देख लें। यहां सॉल्यूशन में बस इतना जानिए कि 46 का आंसर यहां पे लिखा हुआ था मेरे आंसर की में 1 और 2, बट जब हमने इसको और एक्सप्लोर किया तो हमें पता चला कि कोचिंग में चीजें गलत दी हुई थी। इसका आंसर होना चाहिए 1 और 2 और 3। बाकी यूपीएससी जब देगा आंसर तो देखते हैं यूपीएससी क्या देता है, बट मुझे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिख गया उसका रिफ्लेक्शन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने साफ साफ अपनी वेबसाइट के डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ। तो वी आर गोइंग विद दैट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट क्या है, सच्चाई क्या है?
सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया। ओके, तो यूएसए के चलो देख लेते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया। सुनिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया। यूएस में तो प्रेसिडेंशियल है ना, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने कहां से लिया? वेस्टमिंस्टर वाला ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। रूल ऑफ लॉ, एविडाइसी को याद करिए, अच्छे से पढ़ा दिया, वो भी वहीं से आया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की कैसे कैसे कानून बढ़ेगा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये भी वहीं से आया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अरे पूरा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। सिंगल सिटीजनशिप वहीं से आया। यूएसए में पता है ना आपको, डबल सिटीजनशिप होता है। डबल सिटीजनशिप मतलब जिस स्टेट में आप हो वहां की भी सिटीजनशिप होती है, ओवरऑल पूरा फेडरल भी होता है। तो यूएसए में तो डबल है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश से लिया है। अच्छा, इसके अलावा और क्या आया बताइए? कैबिनेट का सिस्टम, किचन कैबिनेट वगैरह का कॉन्सेप्ट वही है ना, हमारे यहाँ भले नहीं बोला हुआ है बट वहां तो है। प्रेरोगेटिव रिट्स, रिट्स की बात हो रही है, रिट को ही प्रेरोगेटिव रिट बोलते हैं, चिंता मत करिए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमेरलिज्म, जो पार्लियामेंट में रहेगा तो उसको प्रिविलेज मिलते हैं। बाइकैमेरलिज्म, लोकसभा राज्यसभा, ये सारी चीजें जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कॉन्सेप्ट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तो पढ़ाया। हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, इसके अलावा प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट, ये सारे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं, राइट। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ। इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नो, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, है ना। और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। देखिए सिंपली रखिए, राज्यसभा में आपको पता है कि नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं। इलेक्शन कैसे किया जाए ये हमने सीखा साउथ अफ्रीका से, और नॉमिनेशन कैसे किया जाए ये हमने सीखा है आयरलैंड से। बट यहां स्टेटमेंट देखिए, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, पलट दिया मैंने, इलेक्शन फ्रॉम साउथ अफ्रीकन, तो दिस इज रॉन्ग। प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यस, साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, और इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भी हमने वहीं से लिया, तो ये राइट है। तो योर आंसर विल बी 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, दैट मींस कि 47 का आंसर बी होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से क्या क्या करेंगे तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बढ़ावा मिलेगा? ऐसा गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी, कैसे होगा? अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, पहला तो स्टेटमेंट ही सीधा डाल दिया भाई। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का यही मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होता है, दैट मींस कि गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो है ये 41 का बात है, जो सही हुआ था 41 का, तो ये तो सही बोल रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, यस, ये भी एक तरह का रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, भाई आप नई बात सही करोगे तो हमारे सारे जो पार्टी मिल जाएंगे, और नो कॉन्फिडेंस पास करके तो सरकार गिरा देंगे ताड़ी। तो 1, 2 सी है। साइमल्टेनियस इलेक्शन, और मुझे नहीं पता साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे बनेगी, बट ये सोचिए कि क्या आज तक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है इंडिया में, और साइमल्टेनियस इलेक्शन कर देंगे तभी हो जाएगा, तो दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। 1 and 2 विल बी द राइट, एंड 48 का आंसर जो है वो बी होगा। बी होगा, मैंने आंसर की देख लिया भाई, बी है। नाउ कम टू द 49, था क्या भैया 2 क्वेश्चन और करा के हम जरा मुर्गा के झोर खाने। Consider the following statement. The word federation is not mentioned in the Indian Constitution even a single time. Okay. India is an indestructible union of... Yes, word federation is not mentioned in the Indian Constitution at a single time. This is a very right thing, not mentioned at all. So this statement is right. India is an indestructible union of indestructible state. यही मैंने आपको कंफ्यूज किया। इंडिया इंडेस्ट्रक्टिबल है, इंडिया को आप तोड़ नहीं सकते, बट इंडिया के स्टेट्स को आप कभी भी तोड़ सकते हो। आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बना दिया यार, बिहार को झारखंड बना के मुझे झारखंडी बना दिया यार, उत्तराखंड को बना दिया यार उत्तर प्रदेश से, तो डिस्ट्रक्टिबल। ओके, इंडिया इज एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देयर वाज नो यूनानिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिगार्डिंग द नेम ऑफ द कंट्री। यस, तभी तो पहला आर्टिकल ही बोलता है इंडिया दैट इज भारत। हिंदी इंग्लिश वाले लड़ गए आपस में, से स्टेटमेंट पूरी लक्ष्मीकांत से उठाई है। देयर वाज नो यूनानिमिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अबाउट द नेम ऑफ द कंट्री, सो वी गिवेंट विथ इंडिया दैट इज भारत। हाँ, अभिनव दैट इज बोट, दिल्ली मुंबई दैट इज धनबाद। ठीक, सबको खुश रखें। तो इसलिए जो है ये बात सही है। 1 and 3 का आंसर है, 49 का आंसर जो है वो बी होगा। कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, 50 क्वेश्चन। Indian territory can be ceded to a foreign country by using which of the following? Okay, क्या यूज करोगे? आर्टिकल 1, अरे भाई बेयर एक्ट उठा लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, बेयर एक्ट से सीधा पढ़ लेते हैं भाई। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? कैसे मजाक कर रहे हो आप? आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ? मिल तो ना भाई, मिल जाए यार, बोल रहे हैं। आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इसमें लिखा हुआ है India that is Bharat shall be a union of states. The state and the territories will be comprised of
फर्स्ट शेड्यूल में जो मेंशन किया हुआ है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ टेरिटरी ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एंड सच टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। ठीक, मे बी एक्वायर्ड का मतलब ये है क्या कि आपको पावर दे रहा बाहर से एक्वायर कर लेने का? नहीं ना, तो यहां तो नाम नेमिंग की बात है भाई। तो आर्टिकल 1 से आपको किसी बाहर का जो है टेरिटरी, किसी को और को टेरिटरी दे नहीं सकते हैं, है ना। यहां तो सीड करने की बात हो रही है, किसी और को देना है तो क्या करें? इंडिया टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन कंट्री बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? व्हाट अबाउट आर्टिकल 2? आर्टिकल 2 सिंपली मीन्स कि एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स और सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। ठीक है, पार्लियामेंट को चाहे तो नया स्टेट जो है बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 3 सिंपली सेज दैट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। कोई बात नहीं, इसमें भी यही सारी चीजें हैं। अब जो यहाँ पे आर्टिकल 2 आपने देखा, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज थिंग्स फिट। तो यहाँ पे सीड करने की बात तो नहीं हो रही है। तो जो है लड़ाई हो गई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई अगर हमारी कंट्री का कोई पार्ट देना, जैसे बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के लिए, पाकिस्तान के साथ लड़ाई वगैरह के बाद इधर उधर सीड बिड करना था, हमें अगर अपनी टेरिटरी को किसी को और को देना है, किसी अग्रीमेंट वगैरह में है, तो आपको कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि आर्टिकल 368 का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके करना होगा। 368 का यूज करके आंसर इज 50 का डी। नाउ 50 डन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है 51 से करके आगे करेंगे और फिर 2 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। मुर्गा वागे झोर देंगे। चलो मैं करता हूं अपना काम, आप जो है आप भी करो आराम, पढ़ लो और बाकी आके आपके टेस्ट आते रहेंगे। थकान हो गई, थकान। बाय बाय।